नमस्कार साथियों, आज आपके साथ पॉलिटी लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेसन के साथ उपस्थित है। आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 28 तक। सबसे पहले हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो आर्टिकल 23, 24 में कवर होता है उसको हम लोग जो है कवर करेंगे। ठीक है, अब इसको कवर करने के पूर्व आपको यह जानकारी होगा कि आप लोग हिस्ट्री में स्टडी किए होंगे कि किस तरीके से जो है मिडिवल पीरियड में जो है किस तरीके से बेगारी का प्रथा था, किस तरीके से फोर्स लेबर था, स्लेवरी का सिस्टम आप देखे होंगे। आप इतिहास में जब आप स्टडी करते थे उसमें देवदासी सिस्टम आप लोग स्टडी किए होंगे। तो जब हमारे संविधान मेकर जब संविधान बनाने के लिए जब वहाँ पर बैठे थे, जब डिस्कशन हो रहा था तो इस पर बहुत ही गंभीरता से डिस्कशन हुआ था कि अब आज़ाद भारत में किसी को इस तरीके का आप कह सकते हैं कि जो इनह्यूमन जो कंडीशन फेस करना पड़ता है वो नहीं हो, किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं ये और इकोनॉमिकल जो प्रैक्टिसेस था जो इनह्यूमन था, जैसे कि आप बेगारी सिस्टम मतलब बिना किसी वेतन का, बिना किसी रिम्यूनरेशन का जो है काम कराया जाता है। पुराने ज़माने में आप जानते होंगे कि किस तरीके से जो है एंशियंट इंडियन सिस्टम में जो है जमींदार के द्वारा उस तरीके का जो है बेगारी सिस्टम के तहत जो है कुछ लोगों से जो है काम लिया जाता था। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो आज़ाद देश के जो नागरिक हैं सभी को जो है एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके, किसी भी प्रकार का, इवन आप प्रियम्बल्स में देखते हैं हम लोगों का जस्टिस का कंसेप्ट है। तो इन सारे चीज़ों को एक्सप्लिसिट तरीके से जो है आपको आर्टिकल 23 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्लाउज पर देखते हैं कि आर्टिकल 23 कहता क्या है। अगर आप इसके वर्डिंग पर देखिएगा तो देखिए कहता है प्रोहिबिटिंग ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, यानी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यानी जो ट्रैफिकिंग का काम है, ह्यूमन बींग्स मतलब क्या, ह्यूमंस को आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। आप देखते होंगे कि मिडिवल पीरियड में इस तरीके की बात आपको देखने को मिलता होगा कि जो मेल है या फीमेल है उनको सेल किया जाता था। जिस तरीके से किसी अनाज को सेल किया जाता, किस तरीके से किसी गुड्स को सेल किया जाता, उस तरीके का जो है खरीद बिक्री किया जाता था। देखते होंगे इतिहास में देखे थे कि जो है बहुत सारे जो है राजा उन चीज़ों को परचेज भी करते थे और इवन की जो है अपने सेना में भी उन जो है अगर कोई अच्छे उसमें से निकलते थे तो उनको जो है सेना में भी यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये आज़ाद देश में इस तरीके के प्रथा को जो है प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा आपको आर्टिकल 23 में। साथ ही जो फोर्स्ड लेबर है, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग पहले ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है उसको और अगर तोड़ेंगे तो उसमें इमोरल ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि इमोरल ट्रैफिकिंग जो है उसको भी जो है प्रोहिबिट किया गया है प्रोस्टिट्यूशन के साथ साथ। ठीक है, देवदासी प्रथा को भी जो है रोक लगाया गया है। ठीक है, देवदासी प्रथा किसको कहते हैं? देखिए होता क्या था कि पुराने समय में जो मंदिर होते थे वहाँ पर कुछ लड़कियों को ऐसा कहा जाता था कि कुछ गॉड गॉडेस को समर्पित हो जाते हैं। स्पेशली जो देवदासी होती थी उनका बहुत रोल है, स्पेशली साउथ इंडिया में देखेगा तो जो क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल जो सॉन्ग्स है, डांस है, उसको प्रिजर्व करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका रहा है देवदासी का। लेकिन समय के साथ साथ ऐसा हुआ कि जो देवदासी थी उनका जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन जो है वहाँ पर देखने को मिला। उनको जो है किसी दूसरे से शादी नहीं किया, यानी वो मैरिड लाइफ नहीं जी सकती थी। तो इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो आप कह सकते हैं मेकर थे उनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया और इसको स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिट किया गया है ये आर्टिकल 23 के तहत। उसी तरीके से स्लेवरी आपको पता है कि एंशिएंट पीरियड में, मिडिवल पीरियड में स्लेवरी देखने को मिलता था। ठीक है, यानी बिना किसी पेमेंट का, बिना किसी उस आप कह सकते हैं रिवार्ड का जो है उनको किसी के अंदर जो है काम करना पड़ता था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी सिस्टम और सेलिंग एंड बाइंग जो भी है मेन, वुमेन या फिर चिल्ड्रन का जो है प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो ये है। सेकेंड इसमें एक कंसेप्ट है बेगार का। तो बेगार आपको पता है कि क्या होता है? बेगार वो चीज़ होता है कि बिना किसी रिम्यूनरेशन का, बिना किसी आप कह सकते हैं कि पेमेंट का उनके द्वारा काम किया जाना। ठीक है, एंशियंट समय में जमींदार के द्वारा इस तरीके का जो है सिस्टम जो है अपनाया जाता था। बहुत बार क्या होता था कि अगर किसी तरीके का डेप्ट है, अगर पैसा नहीं उनके द्वारा शुरू में कर्जा दिया गया और अगर पेमेंट नहीं हुआ तो ये कहा जाता था कि आप मेरे यहाँ काम कीजिए, और वो आप कह सकते हैं कि आजीवन काम करना पड़ता था और वो कर्ज जो है नहीं चुक पाता था। ठीक है, तो ये आपका मतलब बिना किसी
जो है रिम्यूनरेशन का जो काम किया जाता है, तो ये है आज़ाद भारत में इस तरीके का सिस्टम नहीं हो सकता, ठीक है। उसी तरीके से फोर्स्ड वर्क, यानी किसी जो है पर्सन को आप काम करने के लिए उनके इच्छा के विरुद्ध जो है अगर किसी से काम लिया जाता है तो उसको जो है फोर्स लेबर कहा जाता है। फोर्स जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि इसका मीनिंग सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहेगा कि फिजिकली या फिर लीगल टर्म तक ही सीमित नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि लोगों का आर्थिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि वो बार्गेनिंग कर सकते हैं। सपोज किया जाए कि कोई लेबर है, वो उसकी आर्थिक स्थिति इतना है कि वो आप कह सकते हैं कि उसको खाने के लिए नहीं है। अगर कोई जो रिच पर्सन है या उससे हायर पर्सन है उनको फोर्स करते हैं कि आप मेरे यहाँ मिनिमम वेज के नीचे अगर काम करते हैं तो तो हम आपको काम देंगे, तो वो भी चीज़ जो है आपको फोर्स लेबर के तहत कहा जाएगा। यानी उनके इच्छा नहीं है, उनके इच्छा के विरुद्ध उनको मजबूरी में ये जो है बाय फोर्स किया जा रहा है, उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं फिजिकल कंडीशन, बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए कोई डिसेबल्ड है जो उतना सक्षम नहीं हो सकता जितना एक नॉर्मल पर्सन हो सकता है, लेकिन उसकी भी आर्थिक स्थिति वो है, तो उस तरीके का जो आप कह सकते हैं कि वहाँ जो फ़ायदा उठाया जाता है वो चीज़ें भी मना है। इन चीज़ों को आप सिर्फ जो है संविधान में लिखने से तो नहीं होता, इस सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जो है जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट था जिसको बोलते हैं पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। ये 92 का जजमेंट है, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि अगर मिनिमम वेज जो है किसी को नहीं दिया जाता, ये भी एक तरीके का फोर्स लेबर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मिनिमम वेजेस किस तरीके से जो है प्रिवेंट करता है, या उससे अगर किसी प्रकार का आप कह सकते हैं कि अगर किसी को पे नहीं किया जाता, ज़बरदस्ती काम कराया जाता, वो भी फोर्स लेबर। अब इन चीज़ों को एक्सक्यूट कराने के लिए वेरियस जो है आपको एक्ट्स बने हुए हैं, एक ताकि जो पनिशमेंट मिलना है अगर ये चीज़ अगर वो वायलेट होता है तो वायलेट होगा तो उसका सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। तो सज़ा का प्रावधान के लिए आपको जो है एक्ट बना हुआ है, वेरियस एक्ट है, जैसे कि इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, ठीक है। तो अगर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1957 अगर कोई ट्रैफिकिंग में पाया जाता है तो इसके तहत जो सज़ा का प्रावधान होगा उनको दिया जाएगा। उसी तरीके से बाउंडेड लेबर सिस्टम एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है, इसके तहत देखिएगा हर साल जो है, क्योंकि महंगाई हर साल जो है बढ़ते रहता है, इसलिए जो मिनिमम वेजेज है हर साल रिवाइज भी होते रहता है। यानी कोई भी एम्प्लॉयर को कम से कम जितना मिनिमम वेज है उतना पे करना ही है, जो संवैधानिक जो प्रावधान है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको कुछ जो है एक्सेप्शन दिए गए हैं। एक्सेप्शन किस आधार पर दिया गया है कि स्टेट को यह पावर दिया गया है कि वह किस जो है आप कह सकते हैं पब्लिक पर्पस के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए जो है किसी को कंपलसरी सर्विस देने के लिए फोर्स कर सकता है। जैसा एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, सपोज कीजिए कि कहीं में मिलिट्री से बाहर अगर देश को ज़रूरत ऐसा हुआ है कि जहाँ पर वो अपने नागरिक को ज़रूरत है कि देश की सुरक्षा के लिए, तो वो आदेश दे सकता है कि ये जो है युद्ध में जाएंगे। लेकिन वो जो आप कह सकते हैं जो सिलेक्शन होगा या जो आदेश निकलेगा उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि यही पार्टिकुलर रिलीजन के जाएंगे, यही पार्टिकुलर रेस के जाएंगे, यही पार्टिकुलर कास्ट के जाएंगे, या यही पार्टिकुलर जो है क्लास के जाएंगे। तो इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन सरकार को अगर स्टेट को यह लगता है कि यह लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, लार्जर पब्लिक सर्विस में है, तो उस तरीके का चीज़ किया जा सकता है। उसी तरीके से सोशल सर्विस, जैसे देखिए कोई डिसास्टर की स्थिति हो, आपदा का कोई अगर स्थिति है, तो ऐसे केसेस में भी जो है सरकार जो है उनको फोर्स कर सकता है, और उस समय को पेमेंट नहीं दिया जाएगा तो ये नहीं उसमें ये कहा जा सकता है कि यह फोर्स लेबर है। नहीं, ये सरकार जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक पर्पसेस के हिसाब से इस तरीके का डिसीजन जो है फोर्स कर सकता है अपने नागरिकों को काम करने के लिए, लेकिन उसके सर्टेन जो कंडीशन है वो फुलफिल होने चाहिए। तो ये हम लोग आर्टिकल 23 हम लोग देखें। उसी तरीके से देखिए आर्टिकल 24 पढ़े, इसके पहले आप थोड़ा सा आर्टिकल 21 ये रिवाइज कर लीजिए। उसमें देखिए जब अमेंडमेंट हुआ 44th अमेंडमेंट 9, तो उसमें क्या कहा गया, उसमें 86 अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक जो है जो भी चिल्ड्रंस होंगे उनका फंडामेंटल राइट्स होगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। तो ये एक तरफ देखिए कि बच्चों को 6 साल से जो 14 साल के जो चिल्ड्रन हैं उनको फ्री एवं कंपलसरी जो है एजुकेशन, यानी उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है। आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट में। अब उसी को आप लिंक करके इसमें देखिए क्या है कि
प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, यानी उसको कहा जाता है कि प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट इन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है, एंड हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसमें क्या कहता है, ये आर्टिकल जो है ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो 14 साल के नीचे अगर कोई भी बच्चा है उसको किसी भी प्रकार का जो है आप कह सकते हैं कोई फैक्ट्री, माइन या किसी भी प्रकार का हजार्डस एक्टिविटी, उसमें आप हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, रेलवे हो सकता है, तो इन चीज़ों में उनके काम करने को लेके जो है प्रोहिबिट करता है। लेकिन यह प्रोहिबिट उसको नहीं करता है, कोई ऐसा वो वर्क है जैसे हार्मलेस वर्क है या इनोसेंट वर्क है, जैसे कि मूवी में आप देखते होंगे कि चाइल्ड जो आर्टिस्ट काम करते हैं, तो वो क्या है, इन आप कह सकते हैं हार्मलेस वर्क के तहत आता है, या इवन जो एक्ट बना है उसमें इंटरटेनमेंट में जो है उनको एग्जाम्पशन है, तो वो क्या है, वो चाइल्ड लेबर नहीं है, या आप कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर का वो पार्ट नहीं बढ़ता, यानी वो इनो से। उसी तरीके से किसी का फैमिली बिजनेस अगर कुछ है जो हार्मलेस है, उसमें भी बच्चे देखेगा कि काम करना जो है अलाउ होता है। लेकिन आप एक तरफ देखिए कि 6 साल से जैसे 14 साल के बच्चों को मौलिक अधिकार है, तो वहीं सर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने पूर्व में यह भी यह किया था कि 14 वर्ष से अगर कोई एज के नीचे है तो उसको किसी भी प्रकार के फैक्ट्री हो या कोई आप हानिकारक अगर कोई गतिविधि हो या माइंस हो, उसमें काम नहीं लिया जा सकता। उसमें बहुत सारा आपको एक्ट देखने को मिलेगा, जैसे मेन एक्ट अगर आप देखिएगा तो चाइल्ड लेबर से संबंधित चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है, ठीक है। इसमें जो है प्रावधान किया गया, इसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये एक्चुअली में बाद में 2016 में अमेंड किया गया, इसी का नाम कर दिया गया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसमें एक चीज और ऐड किया गया कि जो 14 साल से नीचे है, ठीक है, उनको किसी भी प्रकार के जो ऑक्यूपेशंस है उसमें जो है आपको रोक लगा दिया गया। पहले सर्टेन सीमा था, इसमें ऑल ऑक्यूपेशन कर दी, यानी किसी भी प्रकार के जो आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशन से इनको रोक लगा दिया गया। साथ ही जो है आप यह भी जानते हैं कि जो 6 साल से 14 साल तक जो है फंडामेंटल राइट हो गया एजुकेशन का, तो इससे आप लिंक कर लीजिए, ठीक है। प्लस इसमें एक चीज़ और क्या किया गया है कि 14 साल से 18 साल के भी जो आप कह सकते हैं जो सिटीजन हैं या जो बच्चे हैं, उनको हजार्डस ऑक्यूपेशन में जो है आपको काम नहीं लिया जाना है। तो यानी पूर्व में क्या था, सिर्फ 14 ईयर्स तक था, लेकिन अभी जो है जब ये एक्ट बन गया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, इसीलिए ये वर्ड जो है एडोलेसेंट उसमें जोड़ा गया, क्योंकि 14 से 18 ईयर्स के भी जो बच्चे हैं उनको उसमें जो है आपको रोक लगाता है। हजार्डस जो भी ऑक्यूपेशंस है जैसे माइनिंग है या कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो उसमें काम नहीं किया जा सकता, ठीक है। हजार्डस एक्टिविटी हम लोग एग्जाम्पल दिए थे, कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे या वेरियस अन्य तरीके का एक्टिविटी जो आप जानते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक और क्या हुआ, जब 2006 में क्या हुआ, एक और अमेंडमेंट आया, उसमें क्या था कि जो पहले आप कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक सर्विसेज में जो आप देखिएगा कि पूर्व में होटल्स होते थे, ढाबा होते थे, या आप चाय की दुकान पर देखिएगा कि जो बच्चे होते थे उनको जो है रेस्टोरेंट में आपको देखने को मिलेगा, स्पा वगैरह का जो दुकान होता था वहाँ देखने को मिलेगा, तो उन सब पर जो है रोक लगा दिया गया है। यानी किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक सर्विसेज है या कोई होटल ढाबा, इन सभी में किसी भी बच्चे को जो है आपको काम, यानी 14 साल के नीचे के बच्चों को वहाँ काम नहीं लिया जा सकता, ठीक है। साथ ही एक और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है। 1996 में देखिए क्या हुआ, एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जिसमें यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया, यह आदेश ऑर्डर किया गया, डायरेक्शन दिया गया कि एक चाइल्ड लेबर जो है रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड क्रिएट करना है। इसमें जो है क्योंकि जो बच्चे पकड़े जाएंगे, सिर्फ आप सपोज कीजिए कि देखिएगा कि सरकार का डिपार्टमेंट होता है लेबर डिपार्टमेंट, जिसके द्वारा समय समय पर जो है रेड किया जाता है, और जो चाइल्ड लेबर में जो बच्चे होते हैं उनको जो है रिलीज किया जाता है। लेकिन सिर्फ बच्चे को, अगर देखिए जो भी बच्चे, आप यह इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी, तभी उस तरीके के जॉब करने के लिए जो है वो आप कह सकते हैं कि मजबूर हुए होंगे, तो इनका रिहेबिलिटेशन भी जरूरी है। तो रिहेबिलिटेशन के लिए आपको फिनांस चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है रास्ता जो है डायरेक्शन दिया था कि रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया जाए। उसमें से जो भी ऑफेंस करता है, सपोज किया जाए कि कोई भी एम्प्लॉयर है, यानी कोई भी जो आप कह सकते हैं कि जो रोजगार देने वाला है, अगर किसी को कोई एम्प्लॉय को अगर इसके जो एक्ट है चाइल्ड लेबर का अगर वायलेट करता है,
तो हर चाइल्ड के लिए, एक चाइल्ड अगर जिससे वो काम लिया है उसके लिए 20,000 रुपया का फाइन का प्रावधान किया जाए। यानी अगर कोई कंपनी है जहां पर कि 5 पकड़े जाएंगे तो उनको 1 लाख रुपया जो है जमा करना पड़ेगा, या ये जो है रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड में जाएगा। और ये क्या होगा, जो इस फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, जो चाइल्ड है उनके जो है डेवलपमेंट के लिए होगा। ठीक है, उसी तरीके से जो है एक एक्ट भी बनाया गया, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। इसके तहत क्या हुआ ना, एक जो है नेशनल स्तर पर और स्टेट स्तर पर जो है एक कमीशन का गठन हुआ। ठीक है, जो बच्चों का जो चाइल्ड राइट्स है उसके लिए आपका ध्यान रखेगा, साथ ही जो है उनका अगर किसी तरीके का, ताकि उनको न्याय मिल सके, वो भी स्पीडी ट्रायल में भी ये चीज़ करता है। तो एक आप कह सकते हैं जिसे देखिएगा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है या वुमेन का कमीशन है, उसी तरीके से चाइल्ड लेबर में जो कुछ बच्चे होते हैं तो बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल स्तर पर, राज्य स्तर पर भी एक कमीशन है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्टिकल 24 उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में यह स्टडी किए थे कि हम लोगों का किस तरीके से जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में जो है 42nd अमेंडमेंट में सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया। तो जब हम लोग प्रीएम्बल टॉपिक पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग इस बात को चर्चा किए थे कि किस तरीके से जो पहले चीज़ें इम्प्लिसिट था उसको प्रीएम्बल में ऐड करके एक्सप्लिसिट किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो उस समय चर्चा किए थे कि संविधान में पूर्व से किस तरीके से इम्प्लिसिट यानी इनडायरेक्टली जो है आप कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है, सेकुलर का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। तो इसको हम लोग आर्टिकल 25 से 28 में जो है देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें जो है किया गया। तो आर्टिकल 25 पहले देखते हैं। देखिए आर्टिकल 25 में ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ क्या है, कॉन्साइंस है, फ्रीडम फ्री प्रोफेशन है, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो अब बारी बारी से एक एक टर्म को हम लोग देखेंगे तब आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 25 जब आप डिस्कशन करते हैं तो एक इंडिविजुअल के हिसाब से सोचिएगा, और आर्टिकल 26 जब चर्चा करेंगे तो आप रिलीजियस डिनोमिनेशन या आप कह सकते हैं एक कलेक्टिव ग्रुप के रूप में आप उसको जो है आप उसको इमेजिन कीजिएगा, तब आपको चीज़ें जो है बहुत क्लियरली आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 25। इसमें एक वर्ड है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। तो देखिए क्या कहता है, कॉन्साइंस किसको बोलते हैं, कहता है इनर फ्रीडम है, जिस तरीके से गॉड को आप चाहते हैं अपना रिलेशन को रखना, गॉड को या किसी क्रिएचर को, उसी को बोलते हैं आपका कंसाइंस। ठीक है, एक व्यक्ति का आप कह सकते हैं इनर फ्रीडम जो है उसी को, कि वह गॉड को किस रूप में देखना चाहता है या किसी क्रिएचर को किस रूप में देखना चाहता है, उसको बोलते हैं उसका कंसाइंस। अब इसको एग्जाम्पल से समझिएगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप हिंदू में देखिए, जैसे मीराबाई का नाम आप सुने होंगे, तो वो देखिए कि लॉर्ड कृष्णा को जो है आप जो है वो एज ए जो है आप कह सकते हैं लवर जो है उसमें इमेजिन किया जाता है। उसी तरीके से आप एक ही गॉड का देखिएगा, कहीं जो है कोई सन के रूप में इमेजिन करता है, कोई जो है लॉर्ड के रूप में इमेजिन करता है। ठीक है, यानी भगवान अगर एक है तो उसको अलग अलग सेक्शंस के लोग अलग अलग तरीके से इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक व्यक्ति को यह आज़ादी है कि उसका जो इनर जो सोल है, इनर जो उसका आप कह सकते हैं वो जिस तरीके से इमेजिन करता है, जिस तरीके से वो चाहता है, वो उस तरीके से उसको वो फॉलो कर सकता है। उसी तरीके से क्रिएचर्स के बारे में जैसे देखिएगा, अलग अलग धर्म में एक ही जीव है, किसी जीव में किसी आप धर्म में देखिएगा किसी किसी एनिमल को बहुत ही जो है सेक्रेड माना गया है। ठीक है, तो वह उस व्यक्ति जिस तरीके, जैसे हिंदू धर्म में देखिए कि किस तरीके से गाय को जो है पवित्र माना गया है, उसी तरीके से अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीज़ को जो है सेक्रेड माना गया है। ठीक है, तो ये आपका है कि ये आपको आज़ादी देता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है। ठीक है, इसमें हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट वगैरह आया है कि जो एसेंशियल प्रैक्टिस है धर्म का वही सिर्फ प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन उसके पहले जो है कुछ और टर्म है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हो गया कि कंसाइंस का मीनिंग हो गया। ठीक है, कि कोई भी क्रिएचर्स होगा, क्रिएचर्स मतलब कोई एनिमल्स है, वर्ड्स है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, उस तरीके से गॉड का जो वेरियस फॉर्म है उसको आप किस तरीके से कहते हो, तो वो आपका इनर जो आपका सोल जिस तरीके से कह रहा है आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आपका कंसाइंस। ठीक है,
अब है राइट टू प्रोफेस, यानी हमारा जो विचार है, किसी का जो विचार है, ठीक है, अपना हमारा जो रिलीजियस जो भी फेथ है, रिलीजियस जो बिलीफ है, उसको हम ओपनली फ्री रूप से किसी को हम अगर डिक्लेयर कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोफेस। यानी हमारा जो विचार है, अपना जो धार्मिक जो हमारा ओपिनियन है, बिलीफ है, उसको हम अगर बता सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेस। उसी तरीके से है प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस का भी हमारा है। इसमें सपोज किया जाए कि अगर कोई धर्म अगर हम फॉलो करते हैं, तो मेरे जो भी सिटीजन होंगे उनके द्वारा पूजा किया जाएगा, वर्शिप किया जाएगा, किसी न किसी का जो है रिचुअल्स किया जाएगा, ठीक है, या कोई सेरेमनी किया जाएगा, ठीक है। तो ये और अपना जो उनका बिलीफ है उसको अलग अलग तरीके से एग्जिबिट भी किया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ों का जो है आपको आज़ादी है इसमें, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनी, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं। समझे आप? बाकी क्या कि आप किस तरीके से पूजा करते हैं, किस तरीके से आप अनुष्ठान करते हैं, ये सारी चीज़ों को आज़ादी एज ए व्यक्ति, एज ए इंडिविजुअल आपको कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 के तहत देता है। उसके बाद एक वर्ड है प्रोपेगेट, कि ट्रांसमिशन ऑफ वंस बिलीफ, यानी हमारा जो बिलीफ है, जो एक व्यक्ति का जो अपना बिलीफ है, उसको वह दूसरे को भी ट्रांसमिट कर सकता है, दूसरे को भी वो जो है अपना जो डॉक्ट्रिन है, अपना जो ओपिनियन है, वो व्यक्त कर सकता है। लेकिन यह उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप किसी को फोर्स करें कि वो आपके रिलीजन को एक्सेप्ट कर ले, यानी कन्वर्सन तक सीमा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप अपना जो ओपिनियन है, बिलीफ है, आप शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 25 किस तरीके से जो है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, अपना जो व्यक्ति का जो धर्म है उसके बारे में हर तरीके से जो है आज़ादी दे रहा है, डिक्लेयर करने का दे रहा है, प्रैक्टिस करने का दे रहा है, प्रोपेगेट करने का दे रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि कुछ सर्टेन्स जो है आपका रिस्ट्रिक्शंस भी रहेगा। रिस्ट्रिक्शन रहेगा अगर कोई पब्लिक ऑर्डर, यानी कोई इस तरीके से आप कोई चीज़ नहीं कीजिए एग्जिबिट करने का, या आपको ताकि जो है पब्लिक ऑर्डर उसे डिस्टर्ब हो, या मोरालिटी जो है के अगेंस्ट हो, या हेल्थ के लिए हजार्डस हो, तो ये तरीके का चीज़ जो है आप नहीं कर सकते। तो यानी कहने का अगर शॉर्ट में देखिएगा तो जैसे कोई रिलीजियस प्रीचिंग है, पीसफुल तरीके से कोई रिलीजियस प्रीचिंग है, वो अगर कर रहा है तो ठीक है। लेकिन ऐसा कोई रिलीजियस कोई प्रैक्टिस हो रहा है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा, तो उस तरीके का एक्टिविटी नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल 26 की तरफ आता है। इसमें देखिए क्या है, इसमें ये आर्टिकल 25 में एक्चुअली में एक चीज़ और है आपका, उसमें कुछ एक्सेप्शन में ये भी है, जैसे सिख धर्म को जो फॉलो करते हैं उनके लिए एग्जेम्पशन दिया गया है कि वो कृपान जो है कैरी कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको पता होगा कि हिंदूज का मतलब जो है सिर्फ हिंदू तक सीमित नहीं होता है, हिंदूज, सिख्स, जैन और प्लस जो है बुद्धिज्म। तो इसमें दो एक जो है एक्सेप्शन यह दिया गया है कि फर्स्ट तो यह है कि आपको हिंदूज अगर है, सपोज किया जाए हिंदूज के मीनिंग में, जैसे मान के चलिए कि कोई जैन है, ठीक है, कोई जैन का टेम्पल है, ठीक है, तो उसमें अगर उसके जो मंदिर के जो आप कह सकते हैं जो मैनेजमेंट है वह निर्णय लेता है कि सिर्फ जैन लोग ही इस मंदिर में जा सकते हैं, तो ऐसे केस में स्टेट जो है इसको ओवरराइड करते हुए यह निर्देश निकाल सकता है कि नहीं, इस मंदिर में जो है आपको सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट भी जा सकते हैं। तो ये एक्सेप्शनल हो गया, यानी आप कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है आप इसको एक्सेप्शन है। उसी तरीके से क्या हो रहा कि अगर बुद्धिस्ट का कोई टेम्पल है, अगर कोई आदेश ऐसा बुद्धिस्ट के द्वारा निकाला जाता कि सिर्फ इसमें बुद्धिस्ट लोग ही जाएंगे, तब भी स्टेट उसको रेगुलेट कर सकता है। वहाँ पर भी जो हिंदू जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइंड किया गया है इस एक्ट के इस आर्टिकल के लिए, तो बाकी सेक्शंस को भी इसमें जाने का परमिशन दे सकता है। तो ये आपका हो गया। एक सेकेंड आपको बताए हैं कि किस तरीके से जो सिख धर्म के लोग हैं उनको जो है कृपान कैरी करने का एग्जेम्पशन दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 25 में है। अब हम लोग आर्टिकल 26 में देखते हैं कि किस तरीके से अभी जो आर्टिकल 25 देखे ये हम लोगों का इंडिविजुअल्स के रूप में है, लेकिन आर्टिकल 26 आपको एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। रिलीजियस डिनोमिनेशन सपोज करके शॉर्ट में एग्जांपल, जैसे टेम्पल ट्रस्ट आप एग्जांपल ले लीजिए,
वो अगर जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट डिफिनेशन देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया गया था कि इसमें यह है कि एक ऐसा ग्रुप हो जिसका कि कॉमन बिलीफ हो, यानी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो जिसका कि कॉमन बिलीफ हो और उसमें ये कह सकते हैं कॉमन फेथ भी हो, ठीक है। उस तरीके का फेथ हो कि उससे उनका स्पिरिचुअल वेलबींग होता है, ठीक है। साथ ही उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए और उसका नाम जो है डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया जो है आपका होना चाहिए, उसको बोलते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब शॉर्ट में आप जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई टेम्पल ट्रस्ट है या फिर इस्लाम मुस्लिम धर्म में कोई आप बड़ी का जैसे वक्फ बोर्ड है, तो उस तरीके का आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो। अब इनको क्या जो है आपको आप कह सकते हैं राइट है, ये आपको पता होना चाहिए। इनको सबसे पहला आर्टिकल 26 के तहत जो राइट है उसमें है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है आप जो है क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसको उनके द्वारा जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड ओन कर भी किया जा सकता है। तो सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है कि किसी भी प्रकार का जो इंस्टीट्यूशन है अपना उसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टेम्पल ट्रस्ट हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ें अब उनके द्वारा क्रिएट किया जा सकता है। साथ ही उसको जो है उनका जो भी एक्टिविटी है उसको जो है आप कह सकते हैं मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से वो ज़मीन खरीद भी सकते हैं, किसी भी प्रकार का मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी खरीद सकते हैं। साथ ही जो है उस प्रॉपर्टी को आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यानी आप इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझ ले, सपोज किया जाए कि कोई मंदिर है, ठीक है, मंदिर का अपना कोई ट्रस्ट होगा, ठीक है। ट्रस्ट क्या कर सकता है, ट्रस्ट क्या कर सकता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकता है, ठीक है, ठीक है। तो पहला तो हो गया इंस्टीट्यूशन बना सकता है ताकि उनका जो भी, अब सपोज कीजिए कि टेम्पल में जो भी अगर वो पैसा होता है तो कोई धर्मशाला बनाना है तो वो भी उनके द्वारा बनाया जा सकता है। अगर मंदिर में लोग आ रहे हैं बहुत सारी भारी संख्या में तो उनको मैनेज करने के लिए जो है वो धर्मशाला बनाया जा सकता है। या फिर ये कह सकते हैं जैसे कि देखिएगा बहुत सारे मंदिर में क्या होता है कि ग्रुप में शादी कराया जा सकता है, तो उस तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन बनाया जाना है तो वो बनाया जा सकता है। यानी चैरिटी करने के लिए या फिर रिलीजियस एक्टिविटी के लिए किसी भी प्रकार का जो चीज़ है वो इसमें आर्टिकल 26 के तहत किया जा सकता है। बीच में लगता है हम एजुकेशन वर्ड बोले हैं, उसको आप इग्नोर करिएगा, वो आपका आगे आएगा आर्टिकल 29 में। तो आर्टिकल 26 के तहत जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं उसके तहत जो है आपको रिलीजियस के लिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन बन सकता है। एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि किस तरीके से जो है धर्मशाला है या फिर जो बच्चियों को शादी कराना है उस तरीके का चीज़ जो है इसमें बनाया जा सकता है। या फिर गरीबों को दान देने के लिए कुछ जो है बनाया जाना है तो उस तरीके का काम जो है यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो उनका धार्मिक जो भी एक्टिविटी है, सपोज किया जाए कि हिंदू धर्म का जो अपना रिलीजियस जो रिचुअल्स है उसको जिस तरीके से वो चाहते हैं मैनेज करें। सपोज कीजिए कि दुर्गा पूजा कैसे मनाया जाना है उस टेम्पल का ट्रस्ट के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है, इस तरीके से वो उद्घाटन होगा, इस तरीके, तो वो यानी जो धार्मिक जो गतिविधियों हैं उसको वो ग्रुप जो है मैनेज कर सकता है। उसी तरीके से अगर कोई मंदिर का जो टेम्पल ट्रस्ट है तो देखिएगा बहुत बार जो है ज़मीन वो लोग सेल करते हैं, अगर मंदिर का ज़मीन है या फिर जो है परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये अधिकार जो है उनको जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनको ये रहता है, ठीक है। उसी तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर्टी उनके पास हो गया उसको वो मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यह जो आर्टिकल है आपको आर्टिकल 26 में आपको कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। यहाँ पर भी आपको जो है रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगा। उसमें से कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता जिससे कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो और मोरालिटी के अगेंस्ट हो या हेल्थ का जो है अगेंस्ट हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में एक जजमेंट में जो है रामकृष्ण मिशन और जो आनंद मार्ग है उसको जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन माना है, लेकिन अरविंद सोसाइटी को नहीं माना है। तो इसका कंडीशन इसी आधार पे, रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए ये तीनों क्राइटेरिया जो है फुलफिल होना चाहिए था। अरविंद सोसाइटी के केस में ये चीज़ फुलफिल नहीं हो रहा था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 27, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है।
यानी किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जाएगा टैक्स देने के लिए, ताकि किसी पार्टिकुलर रिलीजन का जो है प्रमोशन हो या मेंटेनेंस हो। यानी इंडिया क्या है, आपको पता है कि सेकुलर कंट्री है, तो यहाँ जो है ये आप उसी के आप कह सकते हैं इमोशन के ये लाइन में है कि यहाँ सरकार का यानी जो पब्लिक मनी है वो कहीं पर भी उस तरीके से खर्च नहीं किया जा सकता है कि एक पार्टिकुलर रिलीजन जो है उसका आप कह सकते प्रमोट हो। क्यों, देखिए अलग अलग जैसे जो थियोक्रेटिक कंट्री होते हैं जैसे ईरान है या पाकिस्तान है, तो वहाँ स्टेट का अपना रिलीजन है, तो प्रमोट करने के लिए वहाँ वो प्रिंसिपल लिया जा सकता है कि इवन पब्लिक मनी भी प्रमोट करने के लिए एक पार्टिकुलर रिलीजन का यूज किया जा सकता है। इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है, और यहाँ जो भी पब्लिक फंड है, जो भी पब्लिक का मनी है, वो किसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन सभी रिलीजन के में आप कह सकते हैं कि ऑल रिलीजन के हिसाब से किया जा सकता है, ठीक है। यानी यह चुन के कि यह हिंदू धर्म के लिए ही खर्च होगा खाली, तो वो नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार के द्वारा उस तरीके का एक्टिविटी किया जाता है। जैसे देखिएगा इंडिया में क्या है कि देखिए कि जैसे सरकार के द्वारा वेरियस अगर मंदिर के लिए कुछ किया जाता है, तो वहीं देखिएगा कि हज में जो जो लोग जाते हैं वहाँ भी आपको सब्सिडी देखने को मिलेगा। तो आप किसी पार्टिकुलर रिलीजन के द्वारा, स्टेट के द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन सभी रिलीजन्स के इक्वली प्रमोशंस के लिए आप जो है स्टेट के द्वारा जो है ये किया जा सकता, ठीक है। साथ ही उसमें एक और कंसेप्ट है कि जो है टैक्स को किसी तरीके से नहीं लिया जाना है, लेकिन फीस का जो है परमिशन है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई मंदिर बनाना है, ठीक है, तो मंदिर बनाने के लिए क्या जो है सरकार टैक्स ले सकती है? नहीं, क्योंकि ये क्या होगा, ये सेकुलर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर जो है किसी तरीके का हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आपका आप कह सकते हैं कि उसके लिए जो ये चार्ज किया जाता है उसको फीस बोलते हैं, ठीक है। तो सरकार की कहीं पर भी जो है लेवी टैक्स को लेवी नहीं कर सकता है, लेकिन जो है फीस लिया जा सकता है। यानी जो सेकुलर एक्टिविटी है उसके लिए जो है आपको किया जा सकता है। उसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ कोई पिलग्रिमेज का जो है वहाँ पर जो चार्ज लिया जाता है, या कोई सेफ्टी पर्पस के लिए कुछ जो है चार्ज किया जा सकता है। यानी रिलीजियस एक्टिविटी को छोड़ के, आपको पूर्व में भी बताया कि रिलीजियस एक्टिविटी को छोड़ के जो है सरकार जो उसके सेकुलर फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करता है। उसी के तरीके से यहाँ पर अगर कोई सेकुलर जो उसकी गतिविधियाँ हैं उसके लिए चार्ज कर सकता है, उसको फीस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से अब आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 में है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि कोई भी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर होली या आप कह सकते हैं पार्शियली अगर जो है स्टेट के द्वारा अगर वो मेंटेन्ड है, तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। इसको अगर आप जो इंस्टीट्यूशन है उसको 4 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट देखिए, अगर कोई जो इंस्टीट्यूशन है वो जो है पूरा जो है स्टेट के द्वारा अगर मेंटेन किया जा रहा है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर सेकेंड में देखिए कि अगर कोई जो आप कह सकते हैं जो आपका ये कोई आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट है, या आप कोई उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि कोई रिलीजियस ट्रस्ट या इंडोमेंट के द्वारा बनाया गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेट जो है यानी उसका अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा, तो वहाँ पर जो धार्मिक शिक्षा है वो दिया जा सकता है अगर ट्रस्ट को इस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 100% सरकार के द्वारा मेंटेन हो रहा है तो वहाँ नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से अगर जो कोई रिलीजियस आप कह सकते हैं वो इंस्टीट्यूशन है जो कि आपका रिकॉग्नाइज है इसके द्वारा, स्टेट के द्वारा अगर रिकॉग्नाइज है, तो उस समय आपका क्या हो सकता है कि अगर वॉलेंट्री बेसिस पर है, ठीक है। उसी तरीके से रिसीविंग एड फ्रॉम जो है आपका स्टेट यानी राज्य से उनको पैसा मिल रहा है, तो यहाँ भी वॉलेंट्री बेसिस पर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहाँ पर कि फुली जो है सरकार के द्वारा जो है अगर मेंटेन है, तो वहाँ पर जो है परमिशन
नहीं है किसी भी प्रकार का रिलीजियस, लेकिन अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका कि निर्माण जो है कोई ट्रस्ट के द्वारा या आपका वो ट्रस्ट हिंदू का हो सकता है या मुस्लिम का हो सकता है या किसी अन्य धर्म का हो सकता है, उनके द्वारा यानी निर्माण उनके द्वारा किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में एडमिनिस्ट्रेशन जो है किनके द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा। तो वहाँ पर अगर ट्रस्ट को रिक्वायर्ड होगा तब होगा। उसी तरीके से अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि आप देखिएगा रिकॉग्निशन रहता है स्टेट के द्वारा, रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी इसका एक तरीके से इसको आप ऐसे समझ के देखिए कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, लेकिन उसको अब देखते हैं सीबीएसई का कैसे देखते हैं कि एफिलिएशन रहता है, तो उसी तरीके से जो है गवर्नमेंट का एफिलिएशन है, रिकॉग्निशन हुआ है, लेकिन उसको बनाया गया है उस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको बनाया गया है किसी न किसी प्राइवेट बॉडी के द्वारा। तो ये उस टाइप का अगर है तो वहाँ पर वॉलेंट्री बेसिस पर। उसी तरीके से बहुत आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखिएगा जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, लेकिन सरकार उनको उसके द्वारा उसको फाइनेंशियल एड दिया जाता है, तो वहाँ भी वॉलेंट्री बेसिस पर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, ये सारा चीज़ आपको पढ़ने से यह आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो सेकुलर जो चीज़ें हैं वो स्टेट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है या मैनेज किया जाता है, लेकिन जहाँ रिलीजियस जो चीज़ें हैं वहाँ पर स्टेट का इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपको इस एक्ट से यह भी आपको लगा होगा कि सरकार किसी यानी स्टेट जो है किसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। यहाँ भी अगर आप इसको आर्टिकल 28 को देखिएगा तो क्या मीनिंग है कि स्टेट अगर स्टेट के द्वारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और 100% उसके द्वारा आप कह सकते हैं कि मेंटेन्ड है, और वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने लगे, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा कि उस पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट किया जाने लगेगा, ठीक है। तो आप थीम वही है कि जो है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, और वहाँ के जो भी आप आर्टिकल 25 से 28 तक अगर आप देखिएगा तो उसी के थीम के अराउंड आपको देखेगा कि उसका जो पब्लिक पर्स जो है, पब्लिक मनी जो है किसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने का नहीं है। उसी तरीके से जो भी सिटीजन्स हैं उनको अपना जो भी धर्म है, जो भी डॉक्ट्रिन्स है, प्रिंसिपल्स है, उसको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें उसके सेकुलर जो भी चीज़ें हैं उसको जो है स्टेट रेगुलेट और जो है आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। तो ये सारे चीज़ें जो है सेकुलरिज्म के सिद्धांत के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो आर्टिकल 23 से लेकर 28 तक का जो ये चैप्टर है आपको क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी पॉलिटिक में जो कुछ कन्फ्यूजन रहते होंगे आपका ज़रूर सोल्व हो गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली इस चैनल को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही सजेशंस भी दीजिए, ताकि अगर हम लोग के तरफ से अगर कहीं कुछ कमी रहेगा तो हम लोग आने वाले वीडियो में उन चीज़ों को जो है करेक्ट करके जो है आपके साथ पुनः फिर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।